हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। तो हम हिस्ट्री का रिवीजन सीरीज चल रहा है। इसमें हम लोगों ने लास्ट वीडियो में गुप्ता वंश, वर्धन वंश, ये सब के बारे में देख लिया। आज हम लोग दक्षिण भारत में देखेंगे। तो थोड़ा सा पीछे वाला क्विक रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद ये जो नोट्स का है वो रिवीजन करेंगे। ओके, तो देखिए हम लोगों ने लास्ट वीडियो में क्या देखा था कि भारत से जो विदेशी आक्रमण हुए थे उसमें से मेन 4 थे: ISPK, इंडो ग्रीक, शाक, पल्लव, कुषाण। ओके, तो कुषाण के ही जो फिर सामंत थे वो आगे चल के गुप्ता वंश के कुषाण, जिसमें कनिष्क सबसे महान राजा था, जिसने चौथी बौद्ध संगीति करवाया था। तो इसी के सामंत आगे चलकर गुप्ता वंश यानी गुप्त वंश का स्थापना कर दिए। गुप्त वंश में हम लोगों ने क्या क्या देखा था? गुप्त वंश के टाइम ही अजंता, बाघ की गुफाएं तथा बामियान की मूर्ति ये सब बने थे। गुप्त काल को ही स्वर्ण काल बोला जाता है, मतलब कि भारत का स्वर्ण काल। गुप्त काल की राजधानी क्या थी? कौशाम्बी थी। ठीक है, इसके संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त थे। श्रीगुप्त रियल संस्थापक थे, लेकिन मेन रियल संस्थापक किनको बोला था? चंद्रगुप्त। इनके बेटा चंद्रगुप्त प्रथम को बोला जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद कौन महान राजा इसमें आए? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बाद फिर चंद्रगुप्त द्वितीय आए। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद आ गए फिर जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की, कुमारगुप्त। कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त। उसके बाद हुंडों का आक्रमण स्टार्ट हो गया ना, तो गुप्ता वंश का अंत हो गया। उसके बाद हुंड के बाद ही गुप्ता वंश के जगह पे वर्धन वंश का स्थापना हो गया। वर्धन वंश जिसमें हर्षवर्धन, जिसमें मेनली वर्धन वंश का स्थापना किन्होंने किया था? तो पुष्यभूति वर्धन ने। ओके, उनका बेटा फिर प्रभाकर वर्धन के 3 बच्चे थे। एक बेटी राजश्री और 2 बेटा। ओके, 2 बेटा। राजश्री का विवाह उन्होंने कर दिया था कन्नौज में, तो उनके जो हस्बैंड थे देवभूत, उसको मार दिया था देववर्धन ने। उसके बाद फिर उनका बड़े भाई ने उनका बदला लिया, राजवर्धन को फिर शशांक ने मार दिया। शशांक से फिर हर्षवर्धन ने शशांक को मार दिया। फिर हर्षवर्धन कुछ समय तक राज कर पाए, लेकिन हर्षवर्धन ने विवाह नहीं किया, तो उसके बाद उनका आगे वंश नहीं चल पाया। हर्षवर्धन ने विवाह नहीं किया तो आगे वंश नहीं चल पाया ज़्यादा। फिर हर्षवर्धन के मरने के बाद हर्षवर्धन यहाँ पे थे, तो हर्षवर्धन के मरने के बाद उनके आगे मतलब उनका 647 ईस्वी में मृत्यु हो गई हर्षवर्धन को। उसके बाद कोई बड़ा राजा नहीं रहा जो उत्तर भारत को पूरा समेट सके। इसके बाद दक्षिण भारत के लोग आके यहाँ हर्षवर्धन के साम्राज्य पर आक्रमण करते हैं और जीतने की कोशिश करते हैं। इसी में त्रिपक्षीय संघर्ष होता है, जिसमें बंगाल से, गुजरात से, नीचे दक्षिण भारत से, तीनों तरफ से युद्ध होता है। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे इस दक्षिण भारत में। तो इसीलिए हम लोग पहले उत्तर भारत को पढ़ लिए हैं, उसके बाद अब दक्षिण भारत में पढ़ना है। दक्षिण भारत के कौन कौन मेन राजा हैं उसके बारे में चलिए। तो देखिए दक्षिण भारत में मेन राजा, सबसे पुराना राजा है कौन कौन थे? 3 राजाएं थे। 3 राजा में सबसे इम्पोर्टेंट चेर, इधर चेर थे, यहाँ पे पांड्य थे और यहाँ पे चोल थे। ओके, तो चेर, चोल, पांड्य थे ना, ये सब सबसे पुराना राजा थे। उसके बाद चोल है ना, जब चेर पांड्य खत्म, मतलब उनका साम्राज्य खत्म होता है, लेकिन चोल है ना, एक बार साम्राज्य उनका 5वीं सदी में खत्म हो जाता है। फिर उसके बाद 2-3 साल बाद वो 8वीं सदी में फिर से उदय होते थे। चोर का उदय ना 2 बार होता है। ओके, इसी तरह से यहाँ पे फिर एक चालुक्य वंश देखा मिलेगा हमें। चालुक्य वंश का उदय 3 बार होता है। एक पहला वातापी, जिसमें हम लोगों ने पीछे वीडियो में देखा ही था, वर्धन वंश में, जिसमें पुलकेशिन द्वितीय का हमेशा चर्चा आ रहा था, तो चालुक्य वंश से थे वातापी वाले। पुलकेशिन द्वितीय जो ऊपर हर्षवर्धन को हरा रहे हैं, नीचे फिर हरा रहे हैं ये चोल वाले को। तो ये फिर एक बार, फिर वातापी के बाद कुछ दिन के बाद 100 वर्ष के बाद कल्याणी आएंगे, फिर बेगी आएंगे। तीन का उदय 3 बार होता है चालुक्य वंश का। ओके, यही चोल के जगह पे तो पहले तो देखिए, पहला चेर देख लिए, दूसरा पांड्य देख लिए, तीसरा चोल देख लिए, चौथा चालुक्य देख लिए। फिर ये चोल के जगह पे ही ना, ये चोल है ना, इन्हीं के स्थान पे इनको मतलब कि हटा के पल्लव आएंगे। और ये जो चोल है ना, छोटे छोटे में रहने लगेंगे, तो चोल के जगह पे पल्लव आ जाएंगे। और चालुक्य जब वातापी पे हटेंगे तो यहीं की जगह पे राजपूत आ जाएंगे। मेनली इतने राजा के बारे में हम लोग देख लिए।
4 2 6 राजा है। नीचे दक्षिण भारत में इंपॉर्टेंट देखना है। तो चलिए नोट्स में क्या लिखा वो देखते हैं। दक्षिण भारत, दक्षिण भारत मेनली नीचे वाला भारत को दक्षिण भारत बोलते हैं ये। ओके, तो दक्षिण भारत को ही संगम काल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए दक्षिण भारत में ना कवि सब ये सब ज़्यादा होते थे। कवि सम्मेलन होता था ना, नीचे कवि सम्मेलन हुआ, तो मेनली जो कवि सम्मेलन वगैरह बना तो उसको संगम बोला गया। तो संगम से ही संगम काल, मेनली 3 संगम बुलाए गए थे। 3 संगम किन्होंने बुलाया था? इधर पल्लव राजा थे ना। ओके, यहाँ पे मैं बनाती हूँ। यहाँ पे जो पल्लव राजाएं थे तो इन्होंने 3 संगम, 3 मतलब कवि सम्मेलन बुलाए गए। पहला पहला दक्षिणी मदुरै में, दूसरा कपाटपुरम में और तीसरा मदुरै में। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे पल्लव शासकों ने बुलाया 3 संगम कमेटी, 3 कवि सम्मेलन हुआ था। उसमें ना दक्षिण मदुरै ना मतलब कि वहाँ पे उन्होंने श्राप देते थे, तो ये जलमग्न हो गए। यहाँ पे पानी पानी है ना। अभी हम लोग क्या देखते हैं, बंगाल सागर के नीचे अभी ये स्थान क्या है, तमिलनाडु के नीचे, तो ये पूरा पानी पानी है। तो ये दक्षिण मदुरै में ना पूरा पानी पानी हो गया। तो वहाँ पे कोई साक्ष्य नहीं मिला कि पहला संगम काल का। फिर दूसरा संगम काल जो कपाटपुरम हुआ ना, उसका साक्ष्य मिला, जिसके तोल्कापियम थे, तोल्कापियम बुक में मिला, तोल्कापियर बुक में। तीसरा उदयपुर में, सॉरी उत्तर मदुरा में, उदयपुर में बोली, उत्तर मदुरा, यहाँ पे भी इसका उतना मेन साक्ष्य नहीं मिला। एक तरुकुराल उसमें थोड़ा बहुत साक्ष्य मिला। तो मेनली संगम काल 3 बार बुलाया गया। यही संगम बोला जाता है संगीति को दक्षिण भारत, इसलिए इसको संगम काल भी बोला गया। मेनली इसका जो समय काल है 100 ईसी से 250 ईसी तक है। ओके, तो चलिए इसमें जो लिखा हुआ है हम लोग देखते हैं। संगम काल को 100 से 150 ईस्वी तक हुआ। संगम 100 से 150 ईस्वी के मध्य एशिया में पांड्य राजाओं के संरक्षण में 3 कवि सम्मेलन बुलाया गया। मैंने बोला ना, यहाँ पे पांड्य राजा थे, यहाँ पे 3 कवि सम्मेलन, इसीलिए इधर ही तीनों हुआ है संगम काल, इधर ही पांड्य राजाओं के राज्य की तरफ ही। इन्होंने सम्मेलन को तमिल भाषा में संगम कहते थे। फिर प्रथम संगम के बारे में देखते हैं। प्रथम संगम ये दक्षिण मदुरै में हुआ, यहाँ पे दक्षिण मदुरै में। फिर इसकी अध्यक्षता किन्होंने किया? अगस्त ऋषि ने इनका अध्यक्षता किया था। फिर दूसरा का भी अध्यक्षता अगस्त ऋषि ही करेंगे, फिर बाद में जाके तोल्कापियम करते हैं। इसमें 89 राजाएं शामिल थे, तो ये सब याद रखना। इसमें 89 राजाएं शामिल हुए। वर्तमान में दक्षिण मदुरै जलमग्न हो गया, यानी पानी में डूब गया, जिस कारण संगम काल के लिखे हुए कोई जानकारी नहीं मिलती है। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया द्वितीय संगम काल कहाँ हुआ? द्वितीय संगम काल यह कपाटपुरम अलैब में हुआ है। कपाटपुरम यहाँ पे है, तमिलनाडु में है, केरल तमिलनाडु, हाँ सही, तमिलनाडु में हुआ है। पर सॉरी, कपाटपुरम में प्रारंभ में इसकी अध्यक्षता शुरू में, मैंने बोला ना, शुरू में अगस्त ऋषि ही करेंगे जो प्रथम बारे थे। उसके बाद कुछ दिन बाद तोल्कापियर आएंगे। तोल्कापियर ना एक बुक लिख देते हैं। इसी सम्मेलन में तोल्कापियर ने तोल्कापियर नामक तमिल साहित्य की रचना कर दी। ओके, इसमें साहित्य की रचना कर दी, इसलिए इसमें साहित्य स्रोत मिला। ये भी पूछा था किस संगम काल का साहित्य स्रोत नहीं मिला है, तो 2 का नहीं मिला है, फर्स्ट थर्ड का नहीं मिला, दूसरा का मिला किसमें? तोल्कापियम बुक में। ये आप नेट पे सर्च मारेंगे ना तोल्कापियम बुक तो आ जाएगा गूगल पे। इसमें कितने राजा हैं? 59 राजा है। देखिए प्रथम में कितने? 89, फिर इससे कब 30 कम गए तो 59, इसके बाद फिर 10 कम जाएंगे तो 49 राजा तीसरा वाले में। तृतीय संगम काल ये उत्तर मदुरै में हुआ, यहाँ पे उत्तर मदुरै है। इसकी अध्यक्षता निकायर ने की तथा इसमें 49 राजाओं ने हिस्सा लिया था। ये संगम काल लिखे हुए साहित्य स्रोत का कोई स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिला, लिखा गया पर कोई स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिला। और नोट में क्या गया? तीनों ही सम्मेलन तमिलनाडु में किए गए हैं। तीनों सम्मेलन यहाँ तमिलनाडु, पाल का जो मेनली पहले पाल का जो शासन था तमिलनाडु की तरफ ही थी। तमिलनाडु यहाँ पे है अभी के टाइम में, यहाँ पे केरल है, यहाँ पे कर्नाटक है, यहाँ पे आंध्र प्रदेश है। तो अगस्त ऋषि ने बनारस के, जो अगस्त ऋषि थे ना, यहाँ बनारस, यूपी बनारस के रहने वाले थे। यहाँ से ये दक्षिण भारत आए थे तथा यहीं पे तमिलनाडु में बस गए और अगस्त ऋषि तमिल साहित्य के जनक कहला गए। ओके, तो इसमें मेन इम्पॉर्टेंट याद रखना है कि 3 संगीतिया पहला, दूसरा, तीसरा बुलाया गया। ये दक्षिण मदुरै में हुआ,
ये कपाटपुरम में हुआ। और इसका लोकेशन तो मैंने दिखाया, लोकेशन याद रखिएगा। कपाटपुरम उत्तर मदुरै में। फिर इसकी अध्यक्षता अगस्त ऋषि ने, इसकी अध्यक्षता अगस्त प्लस तोल्कापियर ने किया, और इसकी अध्यक्षता निकायर ने किया। इसका साहित्य स्रोत नहीं मिला, इसका मिला और इसका नहीं मिला, थर्ड का। ओके, इसका कहाँ पे मिला है साक्ष्य? तो तोल्कापियर बुक में मिला है। बस इसमें इतना इम्पोर्टेंट है। और इसको किसने कराया था? तो पांड्य राजाओं ने करवाया था तीनों संगम को, संगीतियाँ। अब देखिए, अब संगीतियाँ तो हुई, तो ये देख लें कि कभी सम्मेलन को। अब जो संगम काल 100 से 150 ईस्वी एडी है, तो इसके बीच में कौन कौन से राजाएं रहे, इसके बारे में भी देखना होगा। तो कौन कौन से मेन राजा है? मेन यहाँ पे चेर, पांड, चोल ये सब थे, तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं लिस्ट। संगम काल के राज्य कौन से थे? तो कृष्णा नदी दक्षिण के अर्थात भारत के सुंदर दक्षिण में 3 राजाओं का उद्भव हुआ। यहाँ पे कृष्णा नदी बहती है ना, यहीं पे बोला गया। देखिए, चेर, पांड, चोल, चेर, पांड, चोल। संगम काल के बाद जानकारी इंडिका अष्टाध्याय एवं ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में मिलती है। मेनली संगम काल का तीन बुक, ये सब बुक के बारे में हम लोग पीछे भी देख चुके हैं। देखिए, जो इंडिका बुक है, इंडिका को किसने लिखा था? मेगास्थनीज ने। इसने पीछे हम लोग देखे थे, मेगास्थनीज ने लिखा था। तो मेगास्थनीज कौन था, याद है आपको? ये सिकंदर का सेनापति था। सिकंदर हम लोगों ने देखा ना, सेल्यूकस निकेटर, वो उसका सेनापति था ये मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज कौन था? सिकंदर का सेनापति था, जो इंडिया आया था। तो यहाँ पे इंडिका बुक लिखा। इसी इंडिका बुक में ही ना मगध की जानकारी भी है। तो यही देखिए, ये मेनली मगध की जानकारी क्यों दे रहा? मेनली ये जो चेर, चोल, पांड है, देखिए 100 से 150 AC, यानी कि जो हम लोग हर्षवर्धन देखा, हर्षवर्धन 647 ईस्वी में मरे, यानी इससे पहले का कालखंड है। तो हम लोगों ने सबसे पहले उत्तर भारत को देख लिया, उसके दक्षिण भारत को अपनी निपटा रहा है। तो ये दक्षिण भारत के चेर, चोल का समकालीन कौन से मिल रहा है? सिकंदर, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य, ये सब का कालखंड इन लोग को सिमिलर में है। तो ये सब देखिए, ध्यान में रखिए कि कौन का, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए ऐसा पढ़ाया जा रहा है कि पहले उत्तर भारत को देख लिए सारे इंपॉर्टेंट राजा, अब दक्षिण भारत को। तो कौन किसके सिमिलर में देखने मिल रहा है? इंडिका बुक सिमिलर मिल रहा है, सेल्यूकस निकेटर के सेनापति ने लिखा था इंडिका बुक, मेगास्थनीज ने। यानी कि लगभग में, मतलब कि उस टाइम चेर चोल भी थे, लेकिन मेन साम्राज्य मगध का चल रहा था, तो इसीलिए ज़्यादा मगध के बारे में लगा। फिर इसी के समकालीन था, तभी ना उस बुक में लिखेंगे। जैसे कि अभी के समकालीन, अभी कोई बुक लिखेगा तो अभी मोदी जी के बारे में, फिर जॉन बाइडेन, ये सब के बारे में लिखेगा। थोड़ी ना आगे जाके पिछले बारे में जाके लिख देगा, अभी करेंट का जो रहेगा। तो उस टाइम के करेंट ये समकालीन थे, इसीलिए इस बारे में मिल रहा है। तो इस तरह से याद रखने के लिए मैं इतना बता रही हूँ विस्तार में, कि मेगास्थनीज में भी मिला है संगम काल के बारे में जानकारी, जिसको मेगास्थनीज के बुक इंडिका में, ये जो सेल्यूकस निकेटर का सेनापति था। फिर अष्टाध्याय किसकी बुक है? पारनी मुनि की बुक है। ओके। फिर ऐत्रेय, देखिए ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ किसका है? अर्थवेद का ऐत्रेय था, सॉरी ऋग्वेद का। ऋग्वेद जो सबसे पुराना वेद है, तो उसका था ना 2 ब्राह्मण ग्रंथ, एक करके ट्रिक पढ़े थे हम लोगों ने, ऐत्रेय और कैकेय। तो ये ऐत्रेय बुक देख रहे हैं उस टाइम का ही, यानी कि ये वैदिक काल के भी सिमिलर चल रहा है। तो ये सब हम लोग को देखने मिल रहा है कि वैदिक काल, गुप्ता मौर्य काल, और ये चोल वाले, चेर वाले सब मतलब सिमिलर में ही थे, उस टाइम सिमिलर था। लेकिन पढ़ना हम लोग को अलग अलग, क्योंकि उसके बारे में हम लोग को विस्तार में सबके बारे में पढ़ना था, तो एक तरफ सीरियल वाइज से पढ़ रहे थे। चलिए, तो किस किस में मिला है साक्ष्य संगम काल के बारे में? मेगास्थनीज, इंडिका में, अष्टाध्याय में और ऐत्रेय में। 3 बार बोलिएगा, ये पता चल जाएगा। इसी से पता चला ये इंडिका बुक मेगास्थनीज ने लिखा, यानी ये लगभग किसके? मौर्य काल के सिमिलर में। इसमें मगध के बारे में जानकारी भी मिल रहा है। अष्टाध्याय पारनी ने लिखा। फिर ऐत्रेय जो ब्राह्मण ऋग्वेद से सिमिलर है। तो पहला वंश के बारे में देखते हैं। चेर का संगम काल के वंशों में सबसे प्राचीन चेल था।
सबसे प्राचीन न चेर ही था, इसके बाद पांड होगा, इसके बाद चोल होंगे। मतलब कि सबसे पहले जिसने स्थापना किया अपना राज्य का चेर थे। जबकि चेर का अर्थ क्या है? पर्वतीय देश। ये सब मतलब थोड़ा ध्यान देते चले कि चेर का मतलब क्या बोला जाता है। पर्वतीय देश क्वेश्चन पूछा जाता। ऐत्रेय ब्राह्मण में इसे चेर पद कहा गया। ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ, इसमें चेर पद नाम कहा गया। अशोक के द्वितीय शिलालेख में केरल पुत्र कहा गया है। देखने को मिल रहा है ना कि हम लोगों ने जब अशोक का शिलालेख देखा था, स्तंभ लेख, तो उसमें द्वितीय में था, तो हम लोगों ने क्या क्या चीज़ पढ़ा था? प्रथम में तो था आपकी प्रथम अभिलेख में क्या था कि अहिंसा का चर्चा था, और द्वितीय में पशु चिकित्सा, और प्लस क्या था? हम लोगों के दक्षिण भारत के राजाओं के बारे में था। पर कौन राजाओं के बारे में चर्चा नहीं है? तो चोल के बारे में ये पढ़ा था हम लोगों ने उस टाइम। आप पीछे जाके वीडियो भी देख सकते हैं, याद नहीं हो तो एक बार क्विक रिवीजन हो जाएगा। चोल के बारे में जानकारी नहीं दिया गया था अशोक के द्वितीय स्तंभ लेख में। बाकी सारे दक्षिण भारत के राजाओं के बारे में मिला था, चेर, पांड, ये सब के बारे में, केरल पुत्र, सतीपुत्र, ये सब की जानकारी मिलती है। ओके, तो यही चीज़ बोला गया है कि अशोक के द्वितीय अभिलेख में केरल पुत्र इन्हें कहा गया। इसका क्षेत्र कौन था? केरला था। ऑफकोर्स इतना बार मैं बता रही हूँ मैप में, ये केरला इधर भी पड़ रहा था, केरला में था, और पांड का इधर तमिलनाडु पड़ रहा, तमिलनाडु। तथा यह क्षेत्र केरल मालाबार में था, तथा इसकी राजधानी बज्जी या करू थी। ये चीज़ है, ये क्वेश्चन पूछता है कि चेर की राजधानी कहाँ थी, तो बंजी या करू थी। इसका चिन्ह क्या होता है? इनका धनुष है। चलिए मैं तीनों का पहले बता देती हूँ। ये चेर है, इनका है धनुष चिन्ह, राजधानी क्या था? बज्जी। ओके, और ये पांड रहेंगे, इनका चिन्ह होगा मछली, और यहाँ पे चोल जो रहेंगे उनका चिन्ह रहेगा बाघ। ठीक, एक एक करके हम लोग देखते ही चले। इनकी राज्य चिन्ह धनुष था, जैसे अभी राष्ट्रीय चिन्ह हम लोग का है ना झंडा और अशोक स्तंभ, ये इसी तरह। चेर वंश का प्रथम शासक उदाइन जेरूसल था। तो चेर वंश का प्रथम शासक कौन होगा? उदाइन जेरूसल था। उदाइन जेरूसल ने महाभारत के सैनिकों को भी भोज करवाया था। अगला शासक इसका सेनगुटवन था, तथा इसे लालचेर भी कहा जाता है। तथा इसकी पत्नी पूजा कंगनी पूजा प्रारंभ किया था। इस पूजा में उसने श्रीलंका तथा पड़ोस के राजाओं को भी आमंत्रित किया था। इस वंश का अगला शासक आदिगमन होगा, जिन्होंने गन्ने की खेती प्रारंभ कर दी। और चेर का अंतिम शासक कल्लुकई जेरुल था, तथा दूसरी सदी में 190 में आते आते चेर का अंत हो गया। 190 एडी तक आते आते चेर का अंत हो गया। बस इसमें यही है कि इसका लास्ट शासक आपको मेन इम्पोर्टेंट याद रखना कि कल्लुकई जेरुल था, और श्रीलंका वाले भी इनके पूजा में शामिल हुए थे। ये सब 190 एडी तक इनका समाप्त हो गया। तो थोड़ा सा पांड इससे आगे चलेंगे, थोड़ा और 2 दिन शासक कहेंगे कि चोर सबसे पुराने थे तो वो पहले चले गए। पांड के बारे में, इसका अर्थ होता है प्राचीन देश। चेर का अर्थ क्या था? पांड का अर्थ प्राचीन देश, और चेर का अर्थ क्या था? पर्वतीय देश। और पांड का अर्थ प्राचीन देश। यह मातृ सतात्मक यानी माता को प्रथम स्थान दिया जाता था। मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। पांड राजाओं ने 3 संगम आयोजन किया, देखा ही हम लोगों ने। पांडव वंश की प्रथम जानकारी किसमें मिलती है? मेगास्थनीज की बुक इंडिका में मिलती है। मेगास्थनी जो सिकंदर का सेनापति था। पांडव वंश के क्षेत्रफल तमिलनाडु के दक्षिण भाग में है। तमिलनाडु इधर है ना, तमिलनाडु ये दक्षिण भाग ही है। तमिलनाडु के दक्षिण भाग में इसकी राजधानी मदुरै है। और चेर की राजधानी क्या थी? कारू था या बज्जी था? यहाँ पे देखे ना हम लोगों ने, चेर की राजधानी
दो चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, राजधानी कारू और चिन्ह धनुष। अब पांड का मदुरै और चिन्ह मछली, ये सिमिलर कर करके साथ में याद रखते चलिएगा, ये नहीं किसका पढ़े उसका भूल जाए। इसकी राजधानी मदुरै थी, इसकी राष्ट्रीय चिन्ह मछली है। पांड का प्रथम शासक नोडियन था तथा इसने समुद्र पूजा आरंभ की थी। इस वंश के सबसे प्रतापी राजा नोडियल जिन था तथा इसने 290 में तैलंगम के युद्ध में चेर चोल तथा अन्य 5 राजाओं के साथ पराजित किया था। यानी देखिए पांडव लोग ने जो चेर चोल है ना, सब सारे राजाओं को पराजित किया था। तथा इस वंश का अंतिम शासक नीलिबाक्टोन था तथा 5वीं सदी आते आते पांड्य वंश अस्तित्व विहीन हो गया। ये 5वीं सदी आते आते, और चोर क्या थे 190 तक ही आते आते खत्म हो गए थे। तथा पांड्य के राजाओं ने रोम के राजाओं से अच्छा संबंध था। रोम कहाँ पे? इटली रोम। यहाँ इंडिया है, यहाँ पे पाकिस्तान अफगानिस्तान होते हुए यहाँ पे यूरोपियन देश में यहाँ पे रोम इटली है लगभग। ओके, तो वहाँ के राजाओं से अच्छा उन लोग का संबंध था। मतलब क्या? व्यापारिक संबंध भी रहेगा। संबंध मतलब क्या? विदेश से हम लोग का क्या संबंध था? मेनली व्यापार संबंध। इन्होंने अपने दूत रोम के राजा अगस्तक, मतलब उस टाइम रोम के राजा अगस्तक थे, दरबार में भेजा। और पांड्य की राजधानी मदुरै को त्योहारों का शहर कहा गया तथा यहाँ मीनाक्षी मंदिर विश्व प्रसिद्ध हुआ। मीनाक्षी मंदिर आपने देखा होगा। मीनाक्षी मंदिर नहीं देखा तो गूगल पर सर्च मारिएगा, ऐसे ऐसे करके बहुत लंबा मीनाक्षी मंदिर टेम्पल है जो विश्व प्रसिद्ध है। कहाँ पे है? तमिलनाडु में। पांड्य का जहाँ पे राज्य रहेगा वहीं पे ना रहेगा। अब चोल के बारे में देखिए। चोल देखिए, मैंने बताया ना 2 बार उदय हुए। पहले चोल कहाँ पे उदय हुए? तो पहला चोल मेनली देख लेते हैं। इसका अर्थ क्या था? नया देश। चेर का अर्थ क्या था? चेर का अर्थ था पर्वतीय देश। पांड का अर्थ था पुराना देश। इसका मतलब है चोल का नया देश। ओके, इसके बारे में जानकारी मेन इंडिका में मिल रहा है, लेकिन इसके बारे में जानकारी पारनी के राजा अष्टध्याय से मिलती है। यानी कि अष्टध्याय बुक नामक में इसका ज़्यादा जानकारी मिलता है। चोल साम्राज्य तमिलनाडु के पूर्व भाग में था। ये देखिए तमिलनाडु यहाँ पे, ये ऊपर वाला भाग पूर्व भाग इधर था। इसकी राजधानी उदयपुर थी तथा इसके राष्ट्रीय चिन्ह बाघ था। आप देखिए तीनों का देख लेते हैं हम लोग। चेर, दूसरा पांड और तीसरा चोल। चेल का राजधानी करु था। पांड का राजधानी मदुरै था। मदुरै में ही हुआ था ना संगीतिया वगैरह, संगम काल का तीनों कवि सम्मेलन। फिर चोल का राजधानी, ये पूछा था राजधानी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी के क्वेश्चन में से पूछा गया। उदयपुर। लेकिन चोल का ना 2 राजधानी हुआ, क्योंकि 2 बार उदय हुआ। तो पहला चोल का राजधानी उदयपुर, और दूसरा चोल जब 8वीं सदी के बाद वो उदय होता है तो उसका तंजौर बनता है। तो वो छोड़िए, भी पहले ये याद रखिए कि उदयपुर था। मदुरै उदयपुर। ये चेर का जो राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? इसका राष्ट्रीय चिन्ह धनुष, इसका मछली पांड का, और ये चोल का हो जाएगा बाघ। ओके, मैं तीनों को डिफरेंस करके इसीलिए बता रही हूँ। ठीक है, तो पूर्वी भाग में था, राजधानी उदयपुर थी, राष्ट्रीय चिन्ह बाघ है तथा उदयपुर सूती वस्त्र के लिए बहुत प्रसिद्ध था। इसे कहा जाता है सूती वस्त्र सांप के केचुए के पोटली के बराबर। मतलब तो इतना पतला था ना कि चूहा का जो पोटली होता है ना उसके उतना पतला होता था। चोल साम्राज्य कावेरी नदी के नज़दीक था, तो उपजाऊ होगा। नदी के समीप जो भी होते हैं तो वो उपजाऊ देश होते हैं। तथा कहा जाता है कावेरी नदी का मैदान उपजाऊ था। जिस क्षेत्र में एक हाथी सोता था, मतलब जितना क्षेत्र में एक हाथी सो जाता तो वहाँ पे अनाज 7 लोगों का अनाज उग सकता था। ओके, यही चीज़ था। और चोल वंश का पहला शासक कौन हुआ? उदयबय प्रभु। तथा इस वंश का सबसे प्रतापी राजा करिकाल के बारे में याद रखिएगा। सबसे प्रतापी राजा करिकाल था। इन्होंने श्रीलंका को जीता था। श्रीलंका जीता, वहाँ से ना 12,000 सैनिक को पकड़ के लाया। और कावेरी नदी है
देखिए कृष्णा नदी के किनारे सब भरा हुआ, तो कृष्णा कावेरी सब यहीं पे है। तो यहाँ पे एक बांध बनाया कावेरी नदी के पास, जो 160 किलोमीटर लंबा बांध बनवाया उस टाइम 100-200 एडी में। मतलब अभी से समझ रहे हैं कितना साल पीछे, 2-3 हजार साल पीछे। यह भारत का पहला बांध बना तथा इसे ग्रैंड बांध भी कहा जाता है। करिकाल का पूरा नामक बंदरगाह बनाया जिसे कावेरी नवीपट्टनम कहा जाता है। मतलब कि करिकाल के बारे में इसीलिए पढ़ना कि ये विकास वाला काम, पोर्ट, ये सब मतलब न्यू मॉडर्न टाइप का काम ज़्यादा करवाया, जैसे कि बांध बनवा लिया, पोर्ट वगैरह ये सब बनवाना उस टाइम के लिए बहुत ही मतलब नया बात था। कावेरी पट्टनम, एलोरा और पेरिनी किला नया, इन अन्य शासक उनके रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट राजा तो प्रथम चोल के सबसे प्रतापी राजा कौन है? करिकाल। और दूसरा चोल आएंगे ना, उसमें प्रथम चोल है तो उसमें करिकाल सबसे ज़्यादा प्रतापी राजा हैं जिन्होंने बांध वगैरह बनाया। इसकी राजधानी क्या है? उदयपुर है तथा इसका चिन्ह क्या है? बाघ है। और द्वितीय जो आएंगे ना 8वीं सदी के बाद, तो उनका राजधानी तंजौर रहेगा तथा उनमें बहुत सारे राजा हैं, राजा राम और राजेंद्र प्रथम, ये सब मतलब कि 2-3 राजा हैं, बहुत उसमें वो प्रतापी रहेंगे द्वितीय में। तो ये चीज़ याद रखना है कि चोल 2 बार उदय होता है। तथा करिकाल ने कावेरीपट्टनम, यहाँ तक हम लोग देखने। एलोरा तथा पेन्योरी के अन्य शासक रहे। चोल 5वीं सदी आते आते अत्यंत कमजोर हो गया और सामंती जीवन जीने लगा। देखिए यहाँ पे जो चोल था ना, वो बोले ना, वो मेन राजा थे, तो राजा वो अपने आप को राजा नहीं रख पाए। यहाँ पे जो पल्लव वाला था वो आक्रमण कर लिया, तो वो अपना मतलब अधीन कर लिया, यानी अपना नौकरी चाकरी करवाता था, मतलब अपना सामंत बनवा लिया। तो चोल यहाँ पे सामंत बना के रह रहे थे, ठीक है। यहाँ पे इनमें जो थे वो इंतजार कर रहे थे कि कब पल्लव कमजोर हो तो फिर अपना राज्य बनाएंगे। जब तक कि अपने आप को मजबूत बना रहे थे, तो जब तक कि मतलब 200-300 वर्ष तक इंतजार करते हैं लोग। तो एक ही जनरेशन नहीं ना रहेगा, जनरेशन चेंज होता है लेकिन भावना नहीं ना चेंज होता है। यही है। 8वीं सदी में पुनः चोल का उदय होता है। फिर समकालीन आर्थिक व्यवस्था, मतलब कि कैसा कैसा आर्थिक व्यवस्था था। संगम काल में सूती वस्त्र, मसाला, मोती, कृषि, पशुपालन प्रसिद्ध था। देखिए सूती वस्त्र कहाँ ज़्यादा प्रसिद्ध था? यहाँ पे हम लोग देखा ना चोल वाले में कि केचुए के इतना पतला सूती वस्त्र होता था। फिर मसाला, मोती तमिलनाडु में नीचे पांड लोग करते थे। कृषि, पशुपालन कावेरी नदी के पास था तो कृषि वगैरह भी अच्छा हो जाता था। इस समय सूती वस्त्र पूरे विश्व में प्रसिद्ध था। समकालीन व्यापार कौन सा था? तो रोम के साथ ज़्यादा था, पांड्य राजाओं का। रोम के कौन राजा थे? अगस्तक थे उस टाइम समकालीन। तमिलनाडु के अरमाइडू यानी पुंडी में रोम का सर्वाधिक व्यापार हुआ। समकालीन जाति व्यवस्था कैसी थी? तो जाति व्यवस्था समकालीन उत्तर भारत के विपरीत जाति व्यवस्था थी। यहाँ सामंत और दास समाज में बैठे हुए थे, यानी सामंत और दास होते थे। सामंत को भूमि दिया जाता था और दास को मतलब वो उनके नौकरी चाकर करते थे, छोटे छोटे काम। यहाँ वर्ण व्यवस्था ऊंची नीची जाति की व्यवस्था नहीं थी, मतलब कि ऊंचा जाति नीचा जाति छुआछूत वाला नहीं था। बस वर्ण में बांटा हुआ था कि एक नौकरी करेगा, मतलब कि उनका राज्य वगैरह का नौकरी करेगा, कोई छोटा छोटा काम जैसे नहलाने धुलाने, उस टाइम राजा को नहलाने धुलाने खिलाने सब चीज़ का अलग अलग होता था ना, जो राजा रहते थे उन लोग का। समकालीन धार्मिक जीवन, समकाल में सबसे प्रमुख देवता मरुगन थे जिन्होंने वर्तमान में सुब्रमण्यम कहा जाता है। दक्षिण भारत में सुब्रमण्यम नाम बहुत ही मतलब अच्छा बोला जाता है। दूसरे प्रमुख देवता कार्तिक गणेश, सुब्रमण्यम और कार्तिक दो भगवान को पूजा जाता है दक्षिण भारत में, उन लोग के लिए भगवान है। समकालीन बंदरगाह, तो हम लोगों ने देखा था कि पांड्य वालों ने बंदरगाह भी स्थापना किया था, सॉरी चोल वालों ने, जो करिकाल थे, करिकाल ने बनवाया ना बंदरगाह, पोर्ट बनवाया, फिर बांध बनवाया। तो वही देखने को मिल रहा कि चेर का बंदरगाह कहाँ था? बंदर चेर। चोल का उरई या उरेयूर, और पांड का सिलियूर और कोरकै। उस टाइम साहित्य कौन कौन था?
मेनली। तो संगम साहित्य तमिल भाषा में लिखा जाता था, ऑफकोर्स नीचे तमिल भाषा ही ज़्यादा चलता था। तमिल या द्राविड़ से ही कहे जाते थे, जिसमें इम्पोर्टेंट सबसे है तोल्काप्पियम। तोल्काप्पियम किसने लिखा? तोल्काप्पियर ने, जिसमें द्वितीय संगम काल का भी पूरा चर्चा। इसका संबंध व्याकरण से था। तथा तरिकाल या कुराल, ये तरिकाल ना है, तमिल भाषा का बाइबल कहा जाता है। तथा जीवन चिंतामय कैसा था? ये जो थे जैन, इसका संबंध जैन धर्म से था, यानी कि जैन धर्म को जीवन चिंतामय। मेन इम्पोर्टेंट तोल्काप्पियम, तरिकाल, ये सब बुक का नाम याद रखिएगा। फिर चौथा शिल्पदिकारम, इसका संबंध जैन धर्म से था। ये तथा इसमें निपुर की पायल की कहानियाँ, निपुर वगैरह का जो भी कहानियाँ हैं ना, वो सब इसमें है। निपुर की कहानियाँ मेन इम्पोर्टेंट क्या है कि राजा एक राजा थे, कोलवन, अपनी पत्नी को छोड़कर, मतलब कि माधवी नामक नृतिका से प्रेम में फंस गए थे। फिर उसके बाद उन्होंने अपने धर्म को लुटाने के बाद उनको पश्चाताप हुआ, तो अपनी पत्नी के पास वापस आते हैं। लेकिन उनकी पत्नी कंगनी उसने अपना एक पायल दिया जो बेच कर मदुरै में अच्छा, वो जो पत्नी के पास वापस है तो पत्नी इतनी अच्छी थी कि फिर पायल दे दिया, तो उसने उसे बेचकर उन्होंने मदुरै में व्यापार किया। किंतु कोलवन मदुरै की रानी का पायल लेकिन क्या हुआ ना कि जो पत्नी तो रानी थी, तो लोगों ने सोचा कि उन्होंने चुरा लिया है, तो उन पर चुराने का आरोप मिला और उसको फांसी दे दिया गया। तो कोलवन की पत्नी कंगनी ने सब लोगों को श्राप दे दिया कि मदुरै शहर नष्ट हो जाए। मतलब कि राजा के, देखिए मेनली कहानी ऐसा होता है ना कि राजा थे तो राजा छोड़ के चले गए, लेकिन जब वापस आते हैं तो उनकी पत्नी उनको अपना पायल देती है कि जाइए व्यापार करिए। लेकिन लोग समझते हैं ना कि जो रानी से वो पायल चुरा लिया, तो फांसी देता। इसीलिए पत्नी गुस्सा होकर ना उनकी बोलती कि मदुरै डूब जाए। इसीलिए बोला जाता है कि मदुरै, जो दक्षिण मदुरै था ना, प्रथम संगम काल हुआ था, वो डूब चुका था। इसी मतलब श्राप के कारण ऐसा बोला जाता है। इस बुक में लिखा हुआ शिल्पकरण में। पचमा मक्खी मेखलन, इसका संबंध बौद्ध धर्म से। इसमें केवलन तथा माधवी से उत्पन्न संस्थान मेघली खलनम की चर्चा है, जिसमें अत्यंत बौद्ध धर्म ने जिससे बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अब देखेंगे बाक्टप वंश। बाक्टप वंश कौन थे? सतवाहन, जो हम लोग लास्ट टाइम देख चुके थे। देखिए बाक्टप वंश कहाँ पे रहेंगे, ये यहाँ पे था। ये नीचे से साउथ इंडिया में तो हम लोग देख लिए। यहाँ पे हम लोगों ने उत्तर भारत जब पढ़े थे उसी टाइम, तो यहाँ पे सातवाहन देखे थे कि महाराष्ट्र छोड़ के आंध्र प्रदेश आया था सातवाहन लोग। तो सातवाहन जो हम लोग को देखा था लास्ट में, जो हसीन मशूक सा ट्रिक था, उसमें हसीन मशूक सा के जो लास्ट शासक थे सातवाहन, उन्होंने यहाँ आंध्र प्रदेश में बसे हुए थे। तो जब उनका खात्मा हो, तो उसके बाद सातवाहन के बाद उनका खात्मा हो, तो बाक्टप वंश थोड़े दिन के लिए आ गया। मतलब बाक्टप वंश भी थोड़े में थे, सातवाहन वंश भी थे। तो ये दोनों के हटने के बाद यहाँ पे चालुक्य आ जाएंगे। ठीक है, तो यही जो सातवाहन वंश जहाँ पे थे ना, वहीं पे आते हैं चालुक्य वंश। देखिए नीचे हम लोग यहाँ तक देख लिए कंप्लीट, चेर चोल पांड। फिर यहाँ पे जो आएगा, यहाँ पे मेनली चालुक्य राजपूत वंश आएगा। चालुक्य को हटा के राजपूत, और राजपूत को फिर हटा के चालुक्य, ये चीज़। ऊपर तो हर्षवर्धन वंश का लास्ट देख लिए, यहाँ पे त्रिपक्षीय संघर्ष इसके बाद देखेंगे। जब चालुक्य लास्ट देख चुके होंगे तो उसके बाद राजपूत देखने के बाद यहाँ पर त्रिपक्षीय संघर्ष होगा। बंगाल इधर, गुजरात इधर से चालुक्य वाले तीनों करेगा। ठीक है, तो ये हम लोग को देखेंगे। तो यहाँ पे जो बाक्टप वंश के बारे में देखना है कि यहाँ पे जो आंध्र प्रदेश था, वहीं पे बाक्टप सातवाहन के जगह पे ही आए थे। और देखिए सातवाहन वंश जो हम लोगों ने देखा था ना, सातवाहन वंश शायद भूल गए होंगे इतना दिन में। सातवाहन वंश कौन सबसे इम्पोर्टेंट इसमें राजा कौन थे? GPS, गौतमीपुत्र सातकर्णी। इस टाइम देखिए विदेशी आक्रमण भी हो चुका था। जो शाक्य शासक था वो कर चुका था। ISP पढ़े हम लोग में, तो ये शाक्य बीच वाला, शाक्य का जो नाहपान था वो हमला किया था, तो उसको हरा दिए थे GPS ने, गौतमीपुत्र सातकर्णी ने। इसके बाद वशिष्ठपुत्र कुल्लूमानी ने आक्रमण किया, तो इसको निकल रुद्रदामन हरा दिया, शाक्य वाला। ये देखे थे ना, रुद्रदामन ये हरा देता है वशिष्ठपुत्र कुल्लूमानी। इसके बाद कोई बड़ा शासक नहीं था, इसके बाद सातवाहन का
मतलब कि इन टाइप का हो जाता है, इन या छोटे छोटे राज्य में रहने लगते, तो मेरे मेन राजा नहीं रहते हैं। ये रुद्रदामन उनके जगह पे कुछ टाइम तक शाक वंश वाला शासन करता है। ये रुद्रदामन को तो याद ही होगा, जिसने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था, जूनागढ़ अभिलेख लिखवाया था। तो ये बस मैं याद करवाना चाहिए, रिकॉल करवाना चाहिए कि जीपीएस अब बशिष्ठपुर कुलवानी सातवाहन वंश के थे। इसके बाद क्या होता है वो हम लोग पढ़ते हैं। देखिए बाकवट वंश, सातवाहन वंश के अंत के बाद उनके क्षेत्र पर बाकट वंश का आगमन हो गया। इसकी राजधानी बराबर बनाया गया था, ठीक है। और सातवाहनों ने क्या बनवाया था राजधानी, उन्होंने मेनली आंध्र प्रदेश बनवाया था, आंध्र प्रदेश बनाया था, तभी उन्होंने आंध्र सातवाहन भी बोला गया था। ओके, तो ये ब्राह्मण धर्म को ज़्यादा मानते थे, बाकटा वाले जो ब्राह्मण धर्म को मानते थे। ये वंश की स्थापना विद्या शक्ति ने किया था, ठीक है, विद्या शक्ति ने किया। इस वंश के सबसे प्रतापी राजा प्रवरसेन थे। इन्होंने 4 अश्वमेध यज्ञ करवाया था और 1 बीजपेय यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ में क्या होता है कि घोड़ा को मतलब छोड़ दिया जाता है, जहाँ तक घोड़ा आता है उनका क्षेत्र रहता है, तो 4 बार करवाया था। इसके पहले किन्होंने अश्वमेध यज्ञ के बारे में हम लोगों ने चर्चा देखा था, तो 2 अश्वमेध यज्ञ कौन करवाया था, शुंग वंश का पुष्यमित्र शुंग। ये शुंग वंश कौन था, जो मौर्य वंश के बाद आया था, मौर्य वंश का ही ये सामंत समझिए, एक तरह का सेनापति वगैरह था। वही आगे जाके अपना वंश का स्थापना करते हैं, क्योंकि मौर्य वंश में कोई उतने बड़े में राजा रहे नहीं थे। लास्ट जो बृहद्रथ थे उनको मार के ये पुष्यमित्र शुंग ने अपना शुंग वंश स्थापित कर दिया। यही पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराया था। अब विदेशी आक्रमण जो 2 हुआ था ना, डेमेटेरियस, मिनांडर, इन लोग को भी हराया था। अगर ये आपको याद नहीं शुंग वंश के बारे में, तो पीछे जाके वीडियो में फिर से रिवीजन वाला सीरीज देख सकते हैं। चलिए मैं थोड़ा सा बस रिकॉल कर देती हूँ आप लोगों को। तथा इन्होंने 4 अश्वमेध यज्ञ करवाया। इससे इस वंश के शासक रुद्रसेन का विवाह प्रभाविता से हुआ था। प्रभाविता एक आदमी का नाम है, ठीक है। तो इस वंश के रुद्रसेन थे ना, एक लड़की का नाम है प्रभाविता से हुआ था। प्रभाविता चंद्रगुप्त द्वितीय और देवी गुप्त की पुत्री थी। अब चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्ता वंश के था। गुप्ता वंश का संस्थापक श्रीगुप्त, उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम, उसके बाद समुद्रगुप्त, उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय आते हैं ना। तो चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी जो थी प्रभाविता, उनसे इनका मतलब वैवाहिक संबंध स्थापित हो गया। चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी ये बाकटव वंश का रुद्रसेन से विवाह हो गया। इनके विवाह का कारण गुप्ता बाकटव वंश के बीच में मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हो गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखने मिला कि सातवाहन वंश इंड हो गया। इसके बाद जो बाकटव वंश आया वो किसके सिमिलर लग रहा है, यानी गुप्ता वंश। ये हम लोगों ने देखा भी था, और ये भी देखा था कि जो विदेशी आक्रमण कुषाण के सामंत थे गुप्ता, यहाँ पे सातवाहन इंड हो गया, इसके जगह पे शाक आया, और फिर उसके बाद बाकटव आया। ऐसी ये जो सिमिलर चल रहा है ना, ये गुप्ता किसके हैं, कुषाण के सामंत। तो कुषाण के सामंत ये, और शाक के सामंत फिर ये बाकटव। तो सब सिमिलर। ये देखिए कि किसके साम क्या होता। तो ये सीरीज वाइज हम लोग देख रहे हैं। सातवाहन के बाद शाक, बाकटव, ये चल रहा है गुप्ता, और गुप्ता कुषाण के था सामंत। मतलब ये इसलिए होता है कि पूछा जाता है ना क्वेश्चन में कि कौन किसके सामंत है, तो कन्फ्यूजन हो जाता है, गलत आंसर लोग मार के आ जाते हैं। तो यही बस मैं ये बताना चाह रही हूँ कि गुप्ता जो थे कुषाण के सामंत थे, और ये सातवाहन के जगह पे शाक के लोग आए थे। शाक के बाद बाकटव आए, कुछ क्षेत्र में शाक के रहे, कुछ क्षेत्र में बाकटव रहे, लेकिन ये दोनों के बीच में उतना मतलब कि वैवाहिक संबंध बाद में जाके बन गया। चंद्रगुप्ता के द्वितीय से, और ये बाकटव वंश के राजा प्रवरसेन के साथ, ठीक है। इस वंश के इस विवाह के कारण गुप्ता और बाकटव के बीच में मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हुआ। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रस्तुति एक लेख में बाकटव वंश की जानकारी नहीं मिलती, क्योंकि समुद्रगुप्त ने अपना सिर्फ विजय अभियान, जितना भी विजय अभियान किया उसका चर्चा सिर्फ किया था। बाकटव वंश की शक्तियाँ धीरे धीरे कमजोर रहती है, मतलब वो ज़्यादा दिन शासन नहीं कर पाया था। इनके जगह पर चालुक्य वंश का उदय हो जाता है।
चालुक्य वंश कहाँ पे, अब देखना यहीं पे मिलेगा लगभग, महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश के बीच में। ठीक है, तो ये इसके जगह चालुक्य वंश। अब चालुक्य वंश मैंने क्या बताया कि 3 बार उदय होंगे। चालुक्य वंश यहाँ पे 3 बार उदय होंगे। एक बार वो अपना राजधानी वातापी रखते हैं। अभी पुलकेशिन द्वितीय हर्षवर्धन देखे थे, तो उसमें पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रतापी दिख रहा है, जो हरा देते हैं हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के किनारे। इसके बाद दूसरा कल्याणी उठेंगे और तीसरा बेगी उठेंगे। 3 जगह इनका राजधानी बनेगा। 3 बार उठते हैं तो 3 बार बनता है, 3 जगह राजधानी। देखिए ये जो सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में चालुक्य वंश का उदय हुआ। सतपुड़ा यहाँ पे है ही, यहाँ पे नर्मदा ताप्ती, यहाँ पे नदियाँ हैं, यहाँ पे सतपुड़ा है, यहीं पे महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश यही बीच में पड़ते हैं चालुक्य, है ना। तो पहले 3 शाखाएं इनकी थी। पहला वातापी, सेकेंड कल्याणी और तीसरा बेगी। वातापी का वर्तमान नाम बादामी है। वातापी का अभी का नाम बादामी है। इन्होंने चालुक्य के सबसे पश्चिम में स्थित था। इसी ने चालुक्य की नींव रखी थी। सबसे पहले चालुक्य की नींव वातापी वाला रखा था। इस वंश की स्थापना जय सिंह ने किया था। संस्थापक पूछा था और लास्ट शासक मैंने पूछा जाता है। ठीक है, इसका अगला शासक कीर्तिवन प्रथम होता है, जो चालुक्य वंश का निर्माण करता है। पुलकेशिन वंश इस वंश के सबसे प्रतापी शासक रहते हैं तथा नर्मदा नदी पार कर कन्नौज के शासक हर्षवर्धन को पराजित कर देते हैं। इन्होंने दक्षिण भारत में पल्लव शासक महेंद्र वर्मन को पराजित कर दिया तथा इन्होंने काची को जीतकर काचीकोंड की उपाधि धारण की तथा पुलकेशिन द्वितीय ने दोबारा पल्लव पर आक्रमण किया, किंतु पल्लव शासक नरसिंह वर्मन को पराजित कर दिया। इसके पीछा करते हुए राजधानी वातापी तक पहुंच गए तथा वातापी जीतने के बाद वातापी कोंड उपाधि धारण कर लिया। पुलकेशिन द्वितीय का हत्या कर दिया गया। देखिए अब इसमें लिखा गया क्या, मैं थोड़ा सा अच्छा से बताती हूँ। यहाँ पे चालुक्य का जब स्थापना हुआ तो किन्होंने किया, वातापी में तो उनका राजधानी था। इसका स्थापना किसने किया, जय सिंह ने किया। जय सिंह के बाद कीर्तिवर्मन प्रथम हुए मेन संस्थापक उन्होंने, और उसके बाद पुलकेशिन द्वितीय इनके बेटा सबसे महान रहे। पुलकेशिन द्वितीय दो लोग को मारते हैं, ऊपर हर्षवर्धन को हराते हैं और नीचे यहाँ पे जो रह रहे थे, कैसे लिखे हैं, अच्छा यहाँ पे जो नीचे यहाँ पे पल्लव वंश का, जो पल्लव वंश कौन आया था, चोल वंश के जगह पे, तो पल्लव वंश का जो महेंद्र वर्मन, हाँ महेंद्र वर्मन को दोनों को हरा देते हैं। तो यहाँ नीचे महेंद्र वर्मन को न हरा के ये जो पल्लव वंश का राजधानी कांची था, तो कांची के राजा को हराया, तो काचीकोंड का उपाधि एक पुलकेशिन द्वितीय ले लिया। फिर पुलकेशिन द्वितीय इसके बेटा जब राजा बनता है ना, उस पर भी हमला करता है नरसिंह वर्मन पर, लेकिन इस बार पुलकेशिन द्वितीय को मार देता है नरसिंह वर्मन। और नरसिंह वर्मन ये पुलकेशिन द्वितीय का जो राजधानी था वातापी, तो वातापी कोंड का ये उपाधि धारण करता है नरसिंह, कॉपी करता है। जैसे इसने इसके पिता को मार के नरसिंह महेंद्र वर्मन को मार के काचीकोंड का उपाधि दिया, इसी तरह से नरसिंह वर्मन में भी अपने पिता का हत्यारा पुलकेशिन द्वितीय को मार के काचीकोंड का उपाधि धारण करता है। ये चीज़ यही सीरीज लिखा हुआ था चीज़ इस नोट्स में। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय के राजकीय कवि रवि कीर्ति थे। रवि कीर्ति थे, सब अपना राजकीय कवि भी रख रहे हैं, तो रवि कीर्ति थे। इस वंश के सबसे अंतिम शासक कीर्तिवन द्वितीय रहे, मतलब द्वितीय रहा। पुलकेशिन द्वितीय के बेटा कीर्तिवन द्वितीय बने, तो वो अंतिम शासक रहे, क्योंकि उतना अब पुलकेशिन द्वितीय के बाद उतना कोई नहीं प्रतापी रहा। इसका जो बेटा कीर्तिवन, इसके पिता का नाम भी कीर्तिवन प्रथम था और बेटा का नाम भी कीर्तिवर्मन द्वितीय रखा। पिता के नाम पहले ऐसे ही होता था, पिता के नाम पे ही रख दिया जाता था, जैसे चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त द्वितीय भी देखा गया। तो ये द्वितीय है, तो इसको ना कीर्तिवन द्वितीय को ना, जो राजकूट का था ना दंती दुर्ग, इसको हरा देता है। यहाँ पे राजकूट वंश आ जाता है चालुक्य के जगह पे।
इस वंश के सबसे अंतिम शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय की हत्या दंती दुर्ग ने कर दी तथा इसके स्थान पर राजपूत वंश की स्थापना कर दी गया। चालुक्य को अपना सामंत बना गया। जैसे कि चोल को पल्लव ने अपना सामंत बनाया, उसी तरह से चालुक्य को भी राजपूत ने अपना सामंत बना गया। मतलब उस टाइम देखिए ना, एक तरह से कॉपी ही होता था एक दूसरे का। वो उसको हराया तो हम भी अपनी जगह पे किसी और को हरा के किसी को सामंत बना लेते। किंतु चालुक्य के अंदर बदले की भावना थी, तो ये राजपूत को कमजोर स्थिति का इंतजार करते ताकि राजपूत वंश का अंत कर दिया जाए। कल्याणी का चालुक्य फिर बाद में जाके उठा। चालुक्य जो सामंत का जीवन जी रहा था तथा राजपूत की कमजोर स्थिति का फायदा उठाकर राजपूत का अंतिम शासक करटूट की हत्या करके तैलप द्वितीय ने चालुक्य वंश का दूसरा स्थापना कर दिया। यहाँ पे बस यही बताया जा रहा है कि जैसे कि राजपूत के जो अंतिम शासक कीर्तिवर्मन, ये सब बस याद रखना कि कौन किसको हरा। कीर्तिवर्मन द्वितीय को कौन हराया? दंती दुर्ग, यानी दंती दुर्ग हो गया राजपूत का संस्थापक। अब इसके जो लास्ट शासक रहेंगे, क्या लिखा हुआ है लास्ट शासक का नाम भूल रही मैं, हाँ कर्क द्वितीय। ये जो दंती दुर्ग का स्थापना दंती दुर्ग ने किया, इसके लास्ट शासक कर्क द्वितीय, इसको हराया तैलप प्रथम ने, तैलप द्वितीय ने। यानी कि पहला चालुक्य का, इस तरह से याद रखिए, पहला चालुक्य के संस्थापना किसने किया? जयसिंह ने। और दूसरा चालुक्य का स्थापना यानी कल्याणी वाला तैलप द्वितीय ने। राजपूत के संस्थापना कौन किया? दंती दुर्ग ने। अंतिम शासक कर्क द्वितीय। ये बस याद रखना है। ये कल्याणी इनका चालुक्य संस्थापना बन गई। इस वंश के अगला शासक सोमेश्वर बना, जिन्होंने राजधानी मानखेड़ से कल्याणी स्थानांतरित कर दिया गया, इस कारण इस वंश को कल्याणी का चालुक्य बोला गया। सोमेश्वर को चोल शासक राजा राम ने कई बार पराजित कर दिया गया। चोल शासक राजा राम द्वारा कई बार पराजित कर दिया, जिससे अपमानित होकर सोमेश्वर ने तुंगभद्रा नदी पर अपना आत्महत्या कर लिया गया। देखिए तो यहाँ पे अब देखने को क्या मिल रहा है कि चालुक्य प्रथम जो था वो 550 ईडी तक था। अब ये द्वितीय कब रहेगा? लगभग 800 ईस्वी एडी के लगभग में। तो क्या मैंने पहले बताया कि 800 एडी लगभग आते हुए जो चोल वाला जो राजा आएगा ना, दूसरा बार वो अपना उदय कर लेता है। पल्लव को हटा के, चोल को हटा के पल्लव बना था, अब पल्लव को हटा के चोल बन जाएगा। तो ये दोनों सिमिलर, चालुक्य द्वितीय और चोल द्वितीय दोनों सिमिलर हो जाएंगे। यानी चालुक्य कल्याणी वाला द्वितीय समझिए और चोल द्वितीय दोनों सिमिलर हो जाएंगे 800 एडी के लगभग। तो ये जो चोल वाला हो ना, चोल वाले राजा हैं, अब सबसे प्रतापी सब रहेंगे ये, या इसके जो राजा राम है ना, इसके जो सोमेश्वर है, उनको बहुत बार हराते हैं। तो ये जो चालुक्य के सोमेश्वर है ना, उनको इतना बार हराया जाता है कि उतना आपको शर्मिंदा महसूस करते हैं और सुसाइड कर लेते हैं। कहाँ पे? तुंगभद्रा नदी में कूद के। इस वंश का अगला शासक विक्रमादित्य 4-6 बनता, जो उतना मतलब कुशल योद्धा नहीं रहता है। कुशल योद्धा था। विक्रमादित्य 4 ने चोल के प्रभाव को रोक दिया तथा यह साहित्य प्रेमी था। इसने रोक दिया। इसके बाद जो सोमेश्वर उमरे ना, सोमेश्वर, उनके बाद ये विक्रमादित्य 6 बना, तो इसके जो प्रभाव को रोक दिया विक्रमादित्य 6 ने। तथा इसके राजकीय कवि बिल्हन थे। बिल्हन का नाम पूछा था कि किसके राजकीय कवि कौन है। इन्होंने विक्रमादेव चरित नामक बुक भी लिख दिया तथा इसके दरबार में मित्रक्षर विष्णेश्वर रहते थे, जिन्होंने मित्रसेन नामक का बुक लिखा तथा इस वंश के अंतिम शासक सोमेश्वर 4 बने। तो इसका पहला शासक कौन था? तैलप प्रथम। चालुक्य का द्वितीय, चालुक्य कल्याणी वाले का पहला शासक कौन बना? तैलप द्वितीय, जो कर्क द्वितीय राजपूत वाले को मारा। और लास्ट शासक कौन बन गया? सोमेश्वर 4। और पहला चालुक्य का कौन बना था? जयसिंह। और लास्ट बना कीर्तिवर्मन द्वितीय। इस तरह से याद रखना, ठीक है। अब बेगी का चालुक्य जितना कल्याणी और बातापी वाला, मतलब जितना बातापी वाला पुलकेशिन द्वितीय ये सब था ना, उतना मतलब
बड़ा राजा नहीं बन पाया, मतलब छोटे मोटे कुछ टाइम के लिए रहा, फिर ये भी दब गया। बेगी के चालुक्य सबसे कमज़ोर शाखाएं थे, तीनों शाखाओं में सबसे कमज़ोर बेगी का शासक था, जो आंध्र प्रदेश में बेगी है उसी में था। इसके संस्थापक विष्णुवर्धन थे। इस वंश में कोई उतना प्रतापी राजा नहीं रहा जितना कल्याणी और वातापी वाले थे। इस वंश के सबसे योग्य शासक विजय द्वितीय तृतीय थे। बस अब इसके बारे में तो हम लोग को देख लिया। इसके देखिए तो चोल को हटा के पल्लव आए थे, तो पल्लव के बारे में थोड़ा देखें। देखिए प्रथम चोल को हम लोगों ने पहले देख लिया ना। यहाँ पे मैं आप थोड़ा सा, ये दक्षिण भारत में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है, इसीलिए मैं थोड़ा सा बता रही हूँ। मे भी आपको कहीं पे नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज़ थोड़ा सा लिखिएगा। ये देखिए प्रथम चोल देख लिया, तो अब इसके बाद जगह पल्लव आते हैं ना, तो पल्लव के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। और इधर जो बीच वाला चालुक्य हम लोगों ने देख लिया, तीनों चालुक्य वातापी कल्याणी बेगी। इसके जगह पे राजपूत आए, वो भी देख लिया हम लोगों ने। फिर यहाँ पे चेर पांड और चोल, प्रथम चोल देख लिया। ठीक है, लगभग ये सब कंप्लीट हो गया। पल्लव बस नहीं देखे, पल्लव देख के फिर पल्लव के बाद ना द्वितीय चोल, जैसे जैसे सीरीज वाइज आ रहा है उसे देखेंगे। तो पल्लव के बाद फिर द्वितीय चोल के बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो चलिए ये देख लेते हैं, पल्लव के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ। पल्लव वंश, पल्लव वंश जो आया, इस वंश की राजधानी काची था। काची, इससे पता, काची कैसे पता चलेगा? ऐसे भी जब वातापी वाला पुलकेशिन द्वितीय किस पे, पुलकेशिन द्वितीय यहाँ पे देखें ना हम लोग, कल्याणी वाला जो ये वातापी का जो पुलकेशिन द्वितीय प्रतापी राजा था, तो ऊपर हर्षवर्धन को हराया था यहाँ पे महेंद्र वर्मन को हराया था। तो वातापी काची कोंड का उपाधि धारण किया था। तो क्यों काची, यहाँ से पता चलता है कि काची उसकी राजधानी है। इससे भी याद रख सकते हैं हम लोग। तो काची इसकी राजधानी थी, यानी पल्लव की राजधानी काची थी। इस वंश के संस्थापक सिंह विष्णु थे। सिंह विष्णु, इसके दरबार में भावी नामक विद्वान रहते थे तथा जिन्होंने करितुल जुकिया नामक बुक लिखा। करितुल जुकिया नामक बुक लिखा। इस वंश का अगला शासक महेंद्र वर्मन। ये महेंद्र वर्मन, इसको चालुक्य, इसी को वातापी वाला हराता है पुलकेशिन द्वितीय, जिसको वातापी के चालुक्य के शासक पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित कर दिया। और चालुक्य द्वितीय पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया, तो पुलकेशिन द्वितीय ने काची कोंड का उपाधि धारण किया था। तो इस वंश का अगला शासक इनके बेटा नरसिंह वर्मन आएगा, जो पुलकेशिन द्वितीय को मारेगा। इसके समय पुनः पुलकेशिन द्वितीय को आक्रमण करता है, किंतु पुलकेशिन द्वितीय को नरसिंह वर्मन मार दिया और इसकी राजधानी वातापी को जीतकर वातापी कोंड का उपाधि धारण किया। देखिए वातापी को जीत लेता है तो वातापी कोंड का उपाधि धारण कर लेता है। इस वंश का अगला शासक नरसिंह द्वितीय था, वर्मन द्वितीय था। यानी देखिए महेंद्र वर्मन का बेटा नरसिंह वर्मन, फिर नरसिंह वर्मन का बेटा नरसिंह वर्मन द्वितीय। इसके दरबार में दांडी नामक विद्वान रहते थे। इस विद्वान का नाम थोड़ा सा याद रखना है, दांडी सिंह विष्णु संस्थापक। क्योंकि एक दो बार नोट्स पढ़िएगा ना, चाहे एक बार दो बार वीडियो भी देख लेंगे तो फिर से रिवीजन हो जाएगा। रिवीजन 5-10 दिन पे करते रहिए। जिन्होंने 10 कुमार चरित नामक पुस्तक लिखी, दांडी ने 10 कुमार चरित नामक पुस्तक लिखी। इस वंश का अंतिम शासक अपराजिता नाम था, जिन्होंने चोल के शासक आदित्य द्वितीय ने पराजित कर दिया। ये चोल वाला देखिए, चोल को हरा के पल्लव बना था ना, पल्लव बना था। यहाँ पे बीच में पल्लव को किसने हराया? चालुक्य ने। फिर चालुक्य ने हरा दिया, पल्लव ने हरा दिया फिर चालुक्य को। फिर यहाँ पे चोल आएगा इसको हटा के अपना बदला लेने। यानी कि यहाँ पे इसके लास्ट पहला शासक कौन थे? पल्लव के। ये और लास्ट शासक अपराजिता रहेंगे। पहला सिंह विष्णु और ये लास्ट शासक अपराजिता, जिसे चोल के शासक आदित्य प्रथम हरा देंगे। इस वंश का अंतिम शासक अपराजिता, जिसे चोल के शासक आदित्य द्वितीय ने पराजित कर दिया तथा पल्लव स्थान पर चोल वंश की स्थापना हो गई। 8वीं सदी के इस पल्लव में शैव धर्म अधिक प्रचलित थे, यानी शिव के उपासक ज़्यादा थे। तो महेंद्र वर्मन संगीत प्रेमी था, संगीत का प्रेमी था। तो इसने मतलब बीच में बताया जा रहा है कि अब महेंद्र वर्मन क्या करता, वो प्रतापी था महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन उसका बेटा भी। तो इसने कदाचार्य को संगीत की शिक्षा दी।
संगीत प्रेमी थे तो कदाचार्य को शिक्षा भी दिया। फिर नरसिंह वर्मन प्रथम ने महाबलीपुरम में एक सीमिक नामक मंदिर भी बनवाया, जिसे रथ मंदिर अभी कहा जाता है। नरसिंह वर्मन प्रथम के दरबार में हुइंग आया था। हुइंग किसके दरबार में भी आया था? अब देखिए यहाँ पे हर्षवर्धन के दरबार में भी हुइंग आया था। हर्षवर्धन जो थे उनके दरबार में भी हुइंग आया था। अब इनके दरबार में भी नरसिंह वर्मन प्रथम के दरबार में ही आएगा। क्यों? देखिए जब यहाँ से पता चल रहा है हुइंग जिंदा था उस टाइम, वर्धन वंश भी चल रहा था और उसी के ऊपर में वर्धन वंश भी यहाँ चल रहा था। इसी के सिमिलर नीचे यहाँ पे पल्लव वंश था। अब 600 देखिए 600 से 800 के लगभग 600 से 800 के लगभग में ही ना ये सब वंश है। तो ये सब के वंश के लगभग में देखिए ये सब है, यानी कि चालुक्य वाले, पल्लव वाले और वर्धन वाले ये सब सिमिलर, मतलब अलग अलग जगह पे एक दूसरे के समकालीन है। ये चीज़ याद रखना। यहाँ पे हर्षवर्धन, यहाँ पे चालुक्य, चोल, ये सब, क्योंकि देखिए पुलकेशिन द्वितीय ऊपर हराएगा मतलब नीचे भी हरा रहा है। तो इसके टाइम में जो आया था हुइंग तो इसके इधर भी आ रहा है, वो एक टाइम में है तभी ना आएगा। यही चीज़ है। 8वीं सदी में हुमायूं संगीती बुलाया। फिर नरसिंह वर्मन के दरबार में हुइंग आया था। नरसिंह वर्मन प्रथम क्यों आएगा? देखिए हर्षवर्धन को मार दिया नरसिंह वर्मन प्रथम, इसीलिए इसके दरबार में आता है। क्योंकि हर्षवर्धन को मार दिया तो वहाँ से तो फिर उसको हटा दिया गया हुइंग को, तो इसके दरबार में फिर नरसिंह वर्मन प्रथम के दरबार में आएगा। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांची में कैलाश मंदिर बनवाया, कांची जिसका राजधानी था। और इसी के समय भारत में अरब आक्रमण प्रारंभ हो गया। अरब जो बाहर से थे ना, मतलब यहाँ पे से जो अरब वाले थे, सऊदी अरबिया ये सब वाले, ये सब पहले तो ये सब आक्रमण अब स्टार्ट कर दिए। देख रहे हैं कि अब उत्तर भारत में तो कोई उतना प्रतापी राजा रहे ही नहीं वर्धन के बाद। यहाँ पे ये सब अपने छोटे छोटे में अपने ही में लड़ाई हो रहा है। नीचे में दक्षिण भारत के चेर, चोल, पांडे ये सब अपने में हटा हटा के एक दूसरे को बन रहा है। 3 बार चालुक्य आता है, फिर 2 बार चोल बनते हैं, फिर 1 बार पल्लव, फिर चोल वंश को 9वीं सदी। चलिए तो 9वीं सदी में 9वीं 8वीं सदी के लगभग में आते हैं। तो ये 9वीं सदी वाले तो पहली सदी वाले का राजधानी क्या था? चोल का उदयपुर था और दूसरी का तंजौर। ओके, तो ये चोल वंश का प्रारंभ में पल्लव के सामंत थे। ये पल्लव के सामंत ही आगे जाके, मतलब कि पल्लव पहले चोल के सामंत पल्लव थे, तो फिर पल्लव बने, फिर पल्लव के सामंत चोल बने। पल्लव के ध्वंसावशेष पर चोल की नींव रखी गई। 9वीं सदी में उभरा हुआ ये चोल समकालीन चोल वंश की शाखा था, क्योंकि पहले चोल का स्थापना हो चुका था, बस इसका दूसरा शाखा है। चोल वंश का स्थापना, इस चोल वंश का स्थापना विजय आल्या कराते हैं। इस चोल वंश की स्थापना विजय आल्या, और ये चोल द्वितीय संस्थापक थे तथा चोल वंश का अगला शासक आदित्य प्रथम बना। इन्होंने आदित्य प्रथम जो बना, पल्लव के शासक अपराजिता को पराजित कर दिया। ऊपर देखा ही हम लोगों ने कि अपराजिता को पराजित कर जो पल्लवों को अंत कर दिया, तथा चोल का अगला शासक परांतक प्रथम बना, जिसने मदुरै जीतकर मदुरै कोंड की उपाधि धारण किया। अब मदुरै, इसके पहले भी मदुरै कहाँ पे देखे थे हम लोगों ने? यहाँ पे चेर था, यहाँ पांड था। तो पांड लोग जब थे तो उनकी राजधानी मदुरै थी। यहाँ पे मिल रहा है कि पांड भी अब इंड हो चुके हैं। यहाँ पे द्वितीय चोल आता है, इसको भी पूरा जीत लेता, अब यहाँ पे अपनी राजधानी बना लेता। ये चीज़ तो एक चीज़ और याद रखिए, बता देती हूँ। चोल की प्रथम राजधानी, पहला चोल का उदयपुर और दूसरा का तंजौर, बाद में जाके मदुरै बना लेता है। ठीक, इसके संस्थापक, तंजौर वाले के संस्थापक विजय आल्या। अब पहला उदयपुर के संस्थापक कौन थे? उदय बरपहु रहते हैं। ओके, चलिए तो आगे चलते हैं। यहाँ तक देख लिए मदुरै कोंड का था। इसकी जानकारी कहाँ पे मिलता है? यानी मदुरै, ये जो चीज़ हुआ है घटना की, मदुरै
ये जो पीछे नीचे घटना हम लोगों ने देखा कि परांतक ने मदुरई जीतकर मदुरई कोंड का उपाधि धारण किया, तो ये सिर्फ घटना का चर्चा कहाँ किस बुक में मिला, तो इसकी जानकारी उत्तर मेघ अभिलेख से मिलता है, अभिलेख से मिलता है। परांतक को राजपूत शासक कृष्ण तृतीय ने पराजित कर दिया। ये परांतक है जो राजपूत शासक देखे हैं हम लोगों ने कि तृतीय द्वितीय ने पराजित कर दिया। चोल का अगला शासक राजा राज बना। इसके बाद जो राजा राज बने ये प्रतापी रहेंगे एकदम। इसने श्रीलंका के उत्तर भाग को जीतकर चोल में मिला लिया तथा ममुडई चोल का उपाधि धारण कर लिया। सब उपाधियां याद रखिएगा किसने क्या चीज़ का उपाधि धारण किया। परांतक प्रथम ने क्या चीज़ किया, मदुरई कोंड का उपाधि। और ये क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या है, राजा राज ने मुमोडी चोल का उपाधि धारण किया। इसने अपनी राजधानी तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। इन्होंने बृहदेश्वर मंदिर, देखिए अब इस टाइम देखा जा रहा है कि मंदिरों का ज़्यादा निर्माण हो रहा है। इसके पहले ने परांतक में मदुरई जीतकर मदुरई कोंड का उपाधि धारण कर दिया और इसने भी मंदिर का स्थापना किया। फिर ये तंजौर में जो राजधानी बना वहाँ पे बृहदेश्वर मंदिर का भी निर्माण कराया गया। अगला चोल शासक राजेंद्र प्रथम बना। अब देखिए ये नीचे श्रीलंका की तरफ कूच कर रहा है। राजेंद्र प्रथम ने जो श्रीलंका को भी जीत लेगा पूरा। तो एक चीज़ और देखा गया था पीछे, जो राजा राज थे ये सोमेश्वर 6 को हराते पल्लव के। यह चोल वंश का जो राजा प्रथम थे सबसे प्रतापी शासक बने, सबसे द्वितीय चोल का सबसे प्रतापी राजा बने। इन्होंने श्रीलंका को पूरी तरह से जीत लिया। वहाँ की राजधानी अनुराधापुरम पर आक्रमण करके, उस टाइम श्रीलंका का राजधानी अनुराधापुरम था, उस पर आक्रमण करके वहाँ के शासक महेंद्र पंचम को बंदी बना लिया तथा राजेंद्र प्रथम ने बंगाल के शासक महिपाल को पराजित कर दिया तथा मंगई कोंड की उपाधि धारण की और वहाँ से गंगा जल को लाया। अपनी राजधानी बंगाल में एक नया शहर बनाया जिसे गंगई कोंड चोलपुरम कहते हैं। मतलब कि देखिए ये जो थे ना यहाँ पे चोल, इन्होंने नीचे श्रीलंका को जीता ना, तो श्रीलंका जीता। फिर ऊपर में यहाँ पे जो बंगाल के थे ना, यहाँ पे बंगाल का शासक था, ऊपर यहाँ पे बंगाल में लिए गंगा जल लेने गए थे, तो यहाँ पे उन्होंने आक्रमण करके जीत लिया। फिर गंगा जल ला के ना छोड़ दिए, वो उसको ही दे दिए। मतलब ये देखिए, तो राजेंद्र प्रथम ने ये किया था। ओके, तो इन्होंने मंगई कोंड का उपाधि धारण किया। ऊपर बंगाल से गंगा जल लाए तो गंगई कोंड का उपाधि धारण किया। दो उपाधि धारण कर लिए, 2 जगह जीते। तो फिर इस शहर में उन्होंने वही गंगा जल ला के ना, वो जो गंगा जल यहाँ पे लाए, यहाँ पे गंगा जल यहाँ से जो लाए बंगाल से, तो एक तालाब था उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल के और पूरा तालाब को ही गंगा जल मिला दिया उस तालाब में। तो उस तालाब का नाम चोल गंगम रख दिया, गंगा के नाम से चोल गंगम रख दिया, ये लिखा हुआ। इस शहर में एक तालाब का बनवाया और उन्होंने गंगा जल मिला दिया तथा इस तालाब का नाम चोल गंगम रख दिया। राजेंद्र प्रथम ने सुमित्रा यानी इंडोनेशिया पर आक्रमण किया। यहाँ पे इंडोनेशिया अब किधर है, भारत से, तो भारत से इधर है इंडोनेशिया, यहाँ पे जो द्वीपों का देश है, बहुत सारा आइलैंड का। ये मतलब यहाँ पे म्यांमार इधर होते हुए, थाईलैंड इधर, ये सब होते हुए यहाँ पे इंडोनेशिया मलेशिया है। इंडोनेशिया पर भी आक्रमण किया, वहाँ के शासक शैलेंद्र को पराजित किया। मतलब ये देख रहे राजेंद्र प्रथम हैं जो चोल के सबसे ज़्यादा, दोनों चोल में सबसे ज़्यादा प्रतापी बनते हैं, जिसने श्रीलंका को जीता, बंगाल को जीता, फिर अब जाके इंडोनेशिया में भी जीत के आते हैं। आक्रमण किया तथा शैलेंद्र को जीता तथा इस वंश का अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय, जिनके बाद ये वंश स्वतः ही समाप्त हो गया। चोल का स्थानीय स्वशासन भारत के सबसे प्राचीन स्थानीय स्वशासन था। इस समय स्थानीय स्वशासन का चुनाव लौटती पद्धति द्वारा होता था तथा चोल के नौसेना सबसे शक्तिशाली थी। तो चोल काल में शिव मंदिरों का निर्माण हुआ जो द्रविड़ शैली में बने हुए। द्रविड़ शैली को ही विमान शैली भी कहते हैं। शैलियाँ वगैरह देखिए एक अलग से उसमें रहेगा नोट्स, उसमें पढ़ना रहेगा।
तो मेनली द्रविड़ शैली का विकास कब हुआ? चोल वंश के टाइम में। इसने ही मंदिर बनवाया अपनी राजधानी तंजौर में। तो ये चीज़ हम लोगों ने देखी, चोल वंश तक देख लिया, यानी कि जहाँ से चले थे वहाँ तक देख लिए। अब इसके आगे मेन विस्तार में राजपूत वंश भी देखना है। इसके बाद पाल पो ये सब बाद में देखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो रहा। तो हम लोगों ने आज इस वीडियो में क्या क्या देखा थोड़ा सा री मार लेते हैं। सबसे पहले संगम काल में चेर देख लिए, इधर पांड देखें, यहाँ पे चोल, प्रथम चोल के बारे में पहले पढ़ लिए। उसके बाद जब ये कंप्लीट हो चुका था, इसके बाद हम लोगों ने चालुक्य पे आए। चालुक्य के पहले थोड़ा सा बागटप वंश था, वो देखे थे। इसके बाद चालुक्य आए। चालुक्य का 3 कालखंड तीनों में देख लिए, वातापी, कल्याणी और बेगी, तीनों देख लिए। इसमें सबसे प्रतापी सबसे कमजोर बेगी था, और कल्याणी वातापी वाला सबसे, मतलब उसमें पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रतापी राजा थे, ये देख लिए। इन्हीं के जगह पे राजपूत, इन्हीं के जगह पे चोल के जगह पे ही पल्लव आते, तो पल्लव के बारे में भी पढ़ लिए। और ये चालुक्य के जगह पे राजपूत आते, वो भी थोड़ा सा देख लिए। आगे जाके इसके बारे में भी पढ़ना रहे। तो आज कितने राजाओं के बारे में देखे? प्रथम चोल, चेर, दूसरा पांड, तीसरा चोल, पल्लव चौथा, पांचवा चालुक्य, छठा बागटप, सातवां राजपूत, यानी इतने राजाओं के बारे में, दक्षिण भारत के बारे में देख लिया हम लोगों ने। ओके, तो बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, तब तक के लिए आपको सेशन कैसा लगा प्लीज़ लिखिए। अगर कुछ सुधार चाहते हैं तो वो भी लिखिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के रिवीजन में। तब तक के लिए बाय बाय।